सभी भारतवासियों को चित्रकूट त्रिपाठी का नमस्कार प्रणाम। आज सामान्य ज्ञान ग्रुप की ओर से हम एक छोटी सी पहल करने जा रहे हैं। वीडियो लेक्चर के थ्रू जनरल साइंस को समझने का प्रयास करेंगे और ये हमारी कोशिश कितनी रंग लाती है ये तो आप लोग बताएंगे। आप लोग हमें अपना सुझाव और जो भी आपकी समस्याएं हैं कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। नीचे सामान्य ज्ञान ग्रुप की साइट मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आपको किसी भी प्रकार के किसी भी सब्जेक्ट की कोई भी पीडीएफ चाहिए, ऑनलाइन किसी तरह की कोई तैयारी के लिए ऑनलाइन जो टेस्ट सीरीज़ होती है वो चाहिए, या कोई भी किसी भी प्रकार का स्टडी मटेरियल चाहिए तो हमारे सामान्य ज्ञान की तरफ से पिछले कई सालों से अवेलेबल कराया जाता है। ये सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार की पहली वीडियो है, तो मैं श्री गणेश करता हूँ। आज हम लोग बात करेंगे परमाणु के ऊपर। रसायन विज्ञान का पहला टॉपिक है। रसायन विज्ञान एक्चुअल में सभी प्रकार के रसायनों का अध्ययन रसायन विज्ञान कहलाता है। तो इसी रसायन विज्ञान में हम सबसे छोटे पदार्थ यानी कि परमाणु से इसकी शुरुआत करेंगे और उसके बाद मैं यही कोशिश करूँगा कि 8वीं 9वीं 10वीं का जितना भी डीप साइंस है उसको ईजी लैंग्वेज में आप लोगों को बता सकूँ। ये हमारी फर्स्ट वीडियो है, तो आशा यही करता हूँ आप सब लोगों से कि आप इन्हें पूरा देखेंगे और जितना भी इसमें स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया जाएगा आशा करता हूँ उसमें से आने वाले कंपटीशन में क्वेश्चन बने। थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। परमाणु, जैसे कि हम जानते हैं परमाणु पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको हम परमाणु कहते हैं। देखो, अणु की भी एक परिभाषा होती है। पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के टूटने से भाग लेता है, पर उसमें पदार्थ के गुण विद्यमान होते हैं, यानी कि अणु में पदार्थ के गुण विद्यमान होते हैं। अणु एक पदार्थ का सबसे छोटा कण है जिसमें पदार्थ के गुण विद्यमान होते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। यानी कि अगर मैं इस मार्कर से यहाँ से एक अणु निकालूँ तो वो अणु काला होगा, अगर ये खट्टा है तो वो अणु भी खट्टा होगा। मतलब इस पदार्थ का जो भी गुण है वो उसके अणु में विद्यमान होता है, परमाणु में विद्यमान नहीं होता है। तो सिंपल सी परिभाषा है, अणु और परमाणु में हल्का सा विभेद है। परमाणु क्या है? पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, वह छोटे से छोटा कण जिसमें पदार्थ के कम से कम गुण विद्यमान ना हो लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता हो। रासायनिक रूप से परमाणु कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता है, हालांकि नाभिकीय रूप से उसको तोड़ सकते हैं, लेकिन रासायनिक रूप से किसी भी परमाणु को छोटा नहीं किया जा सकता और विभाजित नहीं किया जा सकता। इसीलिए बहुत ही सिंपल सी परिभाषा बनी कि पदार्थ का वह सबसे छोटा कण जो आगे नहीं तोड़ा जा सकता है, पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, या पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो अविभाज्य रहे उसे हम लोग परमाणु कहते हैं। परमाणु के लिए सबसे पहले छोटी छोटी कॉन्सेप्ट्स आई थी। तो सबसे पहले जो इसके बारे में एक बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट थे जे थॉमसन, जिन्होंने इसके बारे में सबसे पहले स्टडी करके बताया था। तो हम यहीं से एक मॉडल की बात करते हैं। उन्होंने जो परमाणु का मॉडल होता है प्लम पुडिंग मॉडल लिया था। अमेरिका में एक मिठाई होती है प्लम पुडिंग, जिसको हम अपने यहाँ के मतीरे से कंपेयर कर सकते हैं। यानी कि उन्होंने एक मतीरा मॉडल दिया था, प्लम पुडिंग मॉडल। उन्होंने कहा था कि परमाणु जैसे मतीरा टाइप का होता है, यानी कि मतीरा में जितना भी जो लाल वाला भाग होता है वो तो उन्होंने धनात्मक मान लिया और उसमें जो काले काले बीज होते हैं उनको ऋणात्मक मान लिया। लेकिन इस मॉडल की बाद में बहुत बुराई हुई थी, लेकिन जो है ना इस मॉडल में एक सबसे खास बात ये थी कि जे थॉमसन ने ये बताया था कि परमाणु विद्युतीय उदासीन होता है, अर्थात जितने उसमें धनात्मक कण होते हैं उतने ही ऋणात्मक कण होते हैं। कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि परमाणु का जे थॉमसन मॉडल जो था वो बहुत ज़्यादा उपयोगी क्यों था, मतलब उसमें ऐसा क्या था जो उपयोगी था। तो उसमें एक छोटी सी बात थी, उन्होंने ये बताया था कि कोई भी परमाणु है वो परमाणु विद्युतीय रूप से उदासीन होता है, यानी उसमें जितना धनावेश होता है उतना ही ऋणावेश होता है। एक बार मैं आपको आधुनिक अवधारणा के अनुसार परमाणु को समझा दूँ, उसके बाद हम सारे मॉडल भी देख लेंगे, क्योंकि परमाणु को हम अभी तक सिर्फ मॉडल्स के हिसाब से ही देखते आए हैं। तो देखें तो ये है परमाणु। कोई भी परमाणु है, परमाणु के बीच में एक नाभिक होता है और नाभिक में दो कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये दो प्रकार के कण होते हैं जो नाभिक के अंदर होते हैं, इसलिए इन दोनों को हम मिला जुला के न्यूक्लियॉन भी बोल देते हैं।
बाहर इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, इलेक्ट्रॉन कक्षा के चक्कर लगाता रहता है, और इसलिए हम इसको न्यूक्लियॉन नहीं बोलते। हालांकि तीनों को मिला के फंडामेंटल पार्टिकल कहा जाता है, यानी कि ये मूल कण होते हैं, प्रकृति के 3 मूल कण। कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से कण को न्यूक्लियॉन कहा जाता है। निम्न में से कौन से कण न्यूक्लियॉन है? तो मान लीजिए पहला ऑप्शन आपके पास हो गया प्रोटॉन, दूसरा ऑप्शन आपके पास हो गया न्यूट्रॉन, और तीसरा ऑप्शन हो गया उपरोक्त दोनों, और चौथा ऑप्शन आपके पास हो गया इलेक्ट्रॉन। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो आप सब लोगों को जानते हैं कि जो न्यूक्लियस में होगा उसी को न्यूक्लियॉन कहेंगे, तो वेरी सिंपल इन दोनों को कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम परफेक्ट है, हम यहीं से लेके चलते हैं। चलिए, तो अब हम इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन को मिला के, यानी जो हमारे पास परमाणु है, इस परमाणु के मॉडल्स की बात कर लेते हैं। तो पहला मॉडल तो आप लोगों को बता ही दिया, जे थॉमसन ने दिया था। उन्होंने कहा था परमाणु एक बूंदी का लड्डू है या एक मतीरा मॉडल है, यानी कि इसमें ये सारा धनावेश होता है और इसके बीच में इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका सबसे पहला जो खंडन है वो रदरफोर्ड ने किया था। रदरफोर्ड ने क्या किया कि एक सोने की पन्नी ले ली, यानी कि गोल्ड फॉइल ले लिया। अब आपको पता ही है कि गोल्ड फॉइल दुनिया की सबसे पतली फॉइल होती है, तो अगर ये पतली फॉइल है तो इसमें परमाणुओं का बहुत ही कम स्तर होगा। तो जब परमाणुओं का बहुत ही कम स्तर होगा तो उन्होंने क्या किया कि अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग कर दी इस पर। उन्होंने देखा कि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल बाहर निकल गए हैं, लेकिन एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था, वैसे तो सारे के सारे अल्फा पार्टिकल बाहर निकल गए हैं, कुछ प्रतिकर्षित हो गए, लेकिन एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो कि टकरा के यू टर्न ले लेता है, यानी कि वापस चला जाता है। रदरफोर्ड ने इसके बारे में एक स्पेशल बात कही थी। उन्होंने कहा था कि ऐसा प्रत्याशित रिजल्ट मैंने नहीं देखा। ये तो बिल्कुल वही बात हुई कि एक टिश्यू पेपर से कोई तोप का गोला टकरा के और वापस आ गया है। मतलब बहुत ज़्यादा अल्फा पार्टिकल की पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये हीलियम पार्टिकल होते हैं। तो इस हिसाब से तो भाई सिल्वर फॉइल को ब्रेक हो जाना चाहिए था, लेकिन पार्टिकल यू टर्न लेके वापस आ गया। यानी कि उन्होंने एक रिजल्ट निकाला कि जो परमाणु होता है, परमाणु का ज़्यादातर हिस्सा खोखला होता है, तभी तो सारे पार्टिकल बाहर आ गए, खाली थे तभी ना। लेकिन परमाणु के बीच में ज़रूर कोई ना कोई ऐसा डेंस सब्सटेंस होता है जो अल्फा पार्टिकल की तरह ही है। अब उस समय हम जानते थे कि अल्फा पार्टिकल धनावेशित पार्टिकल होते हैं, तो इसलिए फिर उन्होंने इसका नाम नाभिक रखा, यानी न्यूक्लियस रखा। और इसके हिसाब से जब उन्होंने इसका नाम न्यूक्लियस रखा तो इसीलिए कुछ लोग के एक्चुअल में सही भी है कि नाभिक की खोज का श्रेय उन्हीं को जाता है, उससे पहले कोई नहीं जानता था। उन्होंने ही बताया कि परमाणु में ज़्यादातर भाग खोखला होता है, बीच में एक पदार्थ होता है जो धनावेश होता है। इस तरह से न्यूक्लियस की खोज हुई, और उन्होंने अपना मॉडल भी दिया था। उन्होंने कहा था कि जैसे सूर्य के चारों ओर सारे ग्रह घूमते हैं, उसी तरह से ये इसके भी चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, वेरी सिंपल। लेकिन बाद में कुछ साइंटिस्ट लोग आए थे जिन्होंने ये कहा कि भाई देखो, इलेक्ट्रॉन की अगर कोई भी दुनिया में चीज़ है वो घूमती लास्ट में वो थक जाती है, थकने के बाद न्यूक्लियस में गिर जाती है। हालांकि ये बात बता नहीं पाया। बाद में नील्स बोर आए, उन्होंने कहा कि परमाणु का इलेक्ट्रॉन का कक्षीय कोणीय वेग संरक्षित रहता है, जिसके कारण उसकी संपूर्ण ऊर्जा सुरक्षित रहती है, और जिसके कारण वो न्यूक्लियस में नहीं गिर पाता है। यानी कि थर्ड मॉडल जो हमारा दिया था वो था नील्स बोर। पहला मॉडल किसने दिया? जे थॉमसन। दूसरा मॉडल किसने दिया? रदरफोर्ड। तीसरा मॉडल किसने दिया? नील्स बोर। नील्स बोर ने बड़ा ही शानदार मॉडल दिया था। नील्स बोर के मॉडल को हम लोग कहते हैं द क्लासिकल मॉडल ऑफ नील्स बोर, यानी परमाणु का चिरसंवत प्रतिरूप। यानी कि परमाणु के अध्ययन के लिए जो सबसे सुटेबल मॉडल था वो नील्स बोर का था। नील्स बोर ने एक बात बहुत ही शानदार बताई थी। उन्होंने कहा था कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो परमाणु में गोल गोल नहीं घूमता, परमाणु में दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में इस तरह से ये चक्कर लगाता है। दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में ये चक्कर लगाता है। जो अपना इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के दीर्घवृत्ताकार में, मतलब कि नाभिक के गोल गोल नहीं घूमता है। तो जब दीर्घवृत्ताकार में घूमता है तो उसका कक्षीय कोणीय वेग एकदम बैलेंस्ड हो जाता है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरता है। ये स्पेशली बात बोली थी हमारे
नील बोर ने, इसीलिए इनके मॉडल को क्लासिकल मॉडल कहते हैं। हालांकि अब इसके बाद 11th-12th की बात आ जाएगी, लेकिन हमें तो सिर्फ इतना ही मॉडल इसका याद रखना है जो कंपटीशन एग्जाम के लेवल से बहुत ज़्यादा खास है। अब यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन बन सकता है कि परमाणु का चिरसंवत प्रतिरूप किसने दिया, नील्स बोर, जे थॉमसन या रदरफोर्ड। तो इसका जवाब होगा नील्स बोर ने। परमाणु का सौर मॉडल किसने दिया, रदरफोर्ड ने। परमाणु का मतीरा मॉडल यानी प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया, जवाब है जे थॉमसन ने। हालांकि जे थॉमसन के नाम पे एक स्पेशल आविष्कार भी, इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय जे थॉमसन को जाता है। इसी तरह प्रोटॉन की खोज का श्रेय गोल्डस्टीन को जाता है। तो ये भी बात हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा। जो गोल्डस्टीन है, इनके नाम पर प्रोटॉन का श्रेय जाता है। इसी तरह से जेम्स चैडविक है जिन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की। अब तीनों पार्टिकल के बारे में पहले मैं आपको बता दूं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋणावेश होता है, प्रोटॉन के ऊपर धनावेश होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। यानी इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना, 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम, ये इतना ऋणात्मक चार्ज होता है। और इतना ही प्रोटॉन के ऊपर धनात्मक चार्ज होता है, 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। ये दोनों पे समान चार्ज होता है, लेकिन इसकी प्रकृति ऋणात्मक होती है, इसकी प्रकृति धनात्मक होती है। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। एक बात और मैं आपको बता दूं, चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड होता है। चलो तीसरी चीज, न्यूट्रॉन के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता है। इन तीनों को हम मूल कण कहते हैं। ये दोनों नाभिक के अंदर रहते हैं, न्यूक्लियॉन, और ये बाहर रहता है, यानी कक्षाओं में घूमता रहता है। इसका द्रव्यमान इतना कम होता है कि जब भी परमाणु का द्रव्यमान लिया जाता है तो केवल इन दोनों को काउंट किया जाता है और किसी को काउंट नहीं किया जाता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। ये एक परमाणु है, मान लीजिए परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन है। अब एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जितने प्रोटॉन होते हैं श्योरली उतने ही इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं, तभी तो परमाणु विद्युतीय उदासीन होता है, यानी जितना धनावेश होता है उतना ही ऋणावेश होता है। ये बात सदैव ध्यान रखने वाली है। धनावेश और ऋणावेश बराबर होने की वजह से परमाणु सदैव, याद रखना, परमाणु सदैव विद्युतीय उदासीन होता है। अब देखने वाली बात है, यदि इसमें से इलेक्ट्रॉन लूज हो जाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन कहीं और चले, किसी और परमाणु को मिल जाते हैं, तो इस पर धनावेश आ जाता है। आपको देख लीजिए, अगर मान लीजिए इसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो एक धनावेश अधिक हो जाएगा ना। इसीलिए कोई भी परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनावेश में बदल जाता है। अब आप देखिए, जब इलेक्ट्रॉन एक त्याग देगा तो फिर 11 प्रोटॉन सिर्फ 10 ही इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, तो फिर आकर्षण बल बढ़ जाएगा। आकर्षण बल बढ़ने के कारण यदि किसी परमाणु से कोई धनावेशित कण बनता है, यानी कि धनायन बनता है, तो वो धनायन सदैव अपने मूल परमाणु से छोटा होता है। इसके दो कारण हैं। पहला कारण है प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक हो जाता है, इस वजह से थोड़ा छोटा हो जाता है। दूसरा, एक ऋणावेश चला गया, यानी एक ऋणावेश चले जाने से कई बार पूरी कक्षा ही खत्म हो जाती है बाहर वाली। तो जब कई बार पूरी कक्षा ही खत्म हो जाती है तो एक पट्टी चली जाती है। इस वजह से जितना छोटा होना चाहिए उससे कुछ ज़्यादा ही छोटा हो जाता है, यानी धनावेश सदैव अपने मूल परमाणु से छोटा होता है। और थोड़ा सा उल्टा चल लेते हैं, यदि कोई इलेक्ट्रॉन कहीं से इसमें आ जाए, यानी कि परमाणु जब इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करता है, जब परमाणु इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करता है तब उस पर ऋणावेश आ जाता है, और ऋणावेश आ जाता है तो धनायन की जगह वो बन जाता है ऋणायन, और ऋणायन का आकार सदैव अपने मूल परमाणु से बड़ा होता है। इसका कारण, एक इलेक्ट्रॉन कक्षा में जुड़ जाता है। इलेक्ट्रॉन कक्षा में जुड़ने से इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से उसका साइज बढ़ जाता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो जाता है और साइज बढ़ जाता है। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखना कि क्लोरीन, अब यहाँ पे एक बड़ा ही शानदार और ज़बरदस्त क्वेश्चन बनता है कि क्लोरीन और क्लोरीन ऋणायन, इन दोनों में बड़ा कौन? वेरी सिंपल, क्लोरीन ऋणायन, क्योंकि ऋणावेश है। सोडियम और सोडियम धनायन, इनमें से बड़ा कौन? ये, क्योंकि धनावेश जो धनायन होता है वो हमेशा अपने उदासीन परमाणु से छोटा होता है, तो ये छोटा है, ये बड़ा है। इसी तरह से ये ऋणावेश है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन फालतू है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण बढ़ गया, तो प्रतिकर्षण बढ़ने की वजह से इसका साइज बढ़ गया। इसलिए इन दोनों में से तो देखा जाए तो कभी भी कोई उदासीन जो परमाणु होता है वो
हमेशा ध्यान रखना कि किससे छोटा होता है, ऋणावेश से छोटा होता है, किंतु धनावेश से बड़ा होता है। तो यदि एक शानदार प्रश्न, हम काल्पनिक प्रश्न बनाने की कोशिश करें कि निम्न निकायों या रासायनिक कणों को, रासायनिक कण लिख देते हैं, रासायनिक कणों को बढ़ते क्रम में लगाएं, मतलब कि आकार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो अगर इस तरह का कोई सवाल आए और आपके पास ये लिखा हुआ है ए और ये लिखा है ए माइनस और ये लिखा है ए प्लस, और उसके बाद आपके पास पहला ऑप्शन दिया है, मान लो ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया और ये 3 नंबर। अब आप सोचिए, मान लो एक ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3, बी ऑप्शन हो गया 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1, सी ऑप्शन हो गया 2 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 1 और डी ऑप्शन हो गया नन। अब आप सोच के देखिए, पहले तो हम अपने हिसाब से इसको बनाएंगे कि सबसे बड़ा कौन, हमें बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है तो सबसे पहली बात है कि इनमें से कोई भी क्रम बढ़ता नहीं है, सारे घटते क्रम है, तो इस हिसाब से तो नन हो जाएगा। लेकिन अगर बाय द वे इसकी जगह ऐसा होता, इस तरह का होता, तो अब हमारा जवाब क्या होता। हम जानते हैं कि सबसे छोटा कौन होता है, सबसे छोटा धनावेश होता है, तो 3 नंबर सबसे छोटा होगा, यानी पहले लिखा जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी गया, ये भी गया, ये भी गया, तो इसी पे फोकस करते हैं 3। उसके बाद में कौन होता है बड़ा, उसके बाद में धनावेश के बाद में मूल परमाणु बड़ा होता है, तो मूल परमाणु तो है ही नहीं, इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत है, इसका मतलब नन होगा। लेकिन अगर इसी प्रश्न को मैं इस तरह से लिखता तो इसका मतलब पहले धनावेश, फिर उससे बड़ा उदासीन परमाणु और फिर उससे बड़ा ऋणावेश। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन का आंसर ये हो जाता। लेकिन अगर 2 और 1 होता तो आंसर ये होता। इस तरह से आप इस प्रश्न से मतलब इस टॉपिक से भी एक प्रश्न आराम से निकाल सकते हैं कि निम्न रासायनिक कणों के आकार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो आकार के बढ़ते क्रम में जब हम व्यवस्थित करेंगे तो यही व्यवस्था आएगी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। चलिए अब हम बात कर लेते हैं धनावेश, ऋणावेश और परमाणु की। तो एक बात आप सदैव ध्यान रखिएगा, परमाणु और अणु में छोटा सा अंतर है। परमाणु होता है, अणु परमाणुओं से मिल के बना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल H2, अर्थात इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं। O2, इसमें 2 परमाणु ऑक्सीजन के आपस में जुड़े हुए हैं। एक बात सदैव ध्यान रखना, क्या परमाणु वो कभी भी स्वतंत्र अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये एक बार प्रश्न भी आया था, परमाणु को कभी भी स्वतंत्र अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता। यदि परमाणु के रूप में है तो वो तुरंत जुड़ के एक बंध बना के अणु के रूप में बदल जाएगा, और अगर परमाणु धनावेश या ऋणावेश के रूप में है तो ये भी स्वतंत्र नहीं रहता, ये किसी न किसी के साथ आयनिक बंध बनाकर और जुड़ जाएगा। इस तरह से कोई भी परमाणु स्वतंत्र नहीं रहता। तो परमाणु की बहुत ही साधारण परिभाषा बनी, पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता, जिसमें पदार्थ के गुण विद्यमान नहीं होते, जो केवल रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और रासायनिक रूप से अविभाज्य रहता है। ये 4 पॉइंट तो अपने को पता होना चाहिए परमाणु के बारे में। अब दूसरे पॉइंट के बारे में आप सोच रहे होंगे कि परमाणु में पदार्थ के गुण क्यों नहीं होते। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, पानी H2O। पानी किससे बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। ऑक्सीजन आग लगाने में सहायक होती है, जबकि हाइड्रोजन खुद ही जल जाता है। इस हिसाब से तो पानी तो कुछ ज़्यादा ही ज्वलनशील होना चाहिए, लेकिन नहीं, पानी आग बुझा देता है। यानी कि पदार्थ के गुण परमाणु पे नहीं, अणु पे निर्भर करते हैं। पदार्थ के गुण परमाणु पे कभी भी निर्भर नहीं करते, ये बात सदैव ध्यान रखना। ग्लूकोज कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है। एल्कोहल कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, लेकिन कहाँ एल्कोहल, कहाँ ग्लूकोज। मतलब परमाणु और उसके संगठन के आधार पर किसी भी तत्व की या किसी भी यौगिक की या किसी भी रासायनिक पदार्थ की गुणों की व्याख्या नहीं कर सकते। अगर ये सत्य असत्य कथन के रूप में आता है तो भी ये बात सदैव ध्यान रखना सभी सदस्य कि परमाणु में पदार्थ के गुण नहीं होते हैं, अणु में तो फिर भी होते हैं। पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसमें पदार्थ के गुण विद्यमान हो अणु कहलाता है, परंतु पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसमें पदार्थ के गुण भी ना हो,
जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता हो और जो स्वतंत्र रूप से रह भी ना सके और जिसे रासायनिक रूप से तोड़ा भी नहीं जा सके, ये 4 गुण जिसमें होते हैं वही परमाणु कहलाता है। परमाणु से ही आयन बनते हैं, धनायन और ऋणायन, और परमाणु से ही अणु बनते हैं। आप सब लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि अणु परमाणु की एक छोटी सी कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगले वीडियो में हम तत्व और तत्वों से संबंधित तत्व, यौगिक और मिश्रण, इनके बारे में थोड़ा अच्छे से स्टडी करेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से क्लियर कर लेना, जो जो बातें मैंने बताई उसे कॉपी में नोट कर लेना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय सामान्य ज्ञान।